दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला चौथा मैच आज खेला जाएगा लाहौर में। यानी वेन्यू बदलेगा, किस्मत बदलेगी या नहीं ये देखना होगा, बहुत दिलचस्प होगा। पिंडी से लाहौर का सफर, और अब लाहौर क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ कई यादें भारत की जुड़ी हुई हैं। यहाँ संजय मांजरेकर ने डबल सेंचुरी बनाई थी 1989 में। यहाँ पर आमिर मलिक और मियांदाद ने सेंचुरी बनाई और शोएब मोहम्मद ने डबल सेंचुरी बनाई थी 1989 के उस टेस्ट मैच में लाहौर में, जहां वो मुकाबला जो है ड्रॉ खत्म हुआ था। उसके बाद 2004 का मुकाबला याद कीजिए। युवराज सिंह वैसे तो टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं जाने जाते, वनडे के लिए जाने जाते हैं, T20 के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में यहाँ सेंचुरी बनाई थी अपने लिए यादगार। और वहीं इंजमामुल हक ने सेंचुरी बनाई थी पाकिस्तान के लिए। 2006 का टेस्ट अगर याद करें तो ये बड़ा ऐतिहासिक मैच था। मैच तो ड्रॉ हुआ था, बिल्कुल 1989 की तरह ही। यहाँ दो पारियां ही हो पाई थी चार में से, यानी यूनिस खान, मोहम्मद यूसुफ, शाहिद अफरीदी, इन सब ने जो है, और कामरान अकमल, इन सब ने, चारों ने सेंचुरी बनाई थी इस एक ही पारी में भारत के खिलाफ। लेकिन वहीं वीरेंद्र सहवाग ने मास्टर स्ट्रोक खेला, द्रविड़ ने मास्टर स्ट्रोक खेला। सहवाग ने 254 रन की पारी खेली और द्रविड़ ने शानदार सेंचुरी बनाई, और ये मैच भी ड्रॉ रहा था। 2004 में जरूर पाकिस्तान जीता था, लेकिन 1989 और 2006 के मैच यहाँ ड्रॉ रहे थे। खैर, बहरहाल बात करते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच की। और इस मैच में कई बदलाव मैं देख रहा हूं पाकिस्तान टीम में होते हुए दिख रहे हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ कुछ खिलाड़ी जिन्हें मौके नहीं मिले हैं उनको मौके मिलेंगे, और कई खिलाड़ी इंजर्ड हो गए हैं, तो वो भी एक थोड़ा सा परेशानी का सबब है। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि भाई रमजान के दौरान जो है कड़ी ट्रेनिंग, इतनी जबरदस्त मेहनत कराने की क्या जरूरत थी, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो है वो फट्टर हो गए, इंजर्ड हो गए, आजम खान इंजर्ड हो गए, नियाजी इंजर्ड हो गए। तीन खिलाड़ियों का हटना ये कोई बहुत अच्छे साइन नहीं है वर्ल्ड कप से पहले। और अब तो रिजवान के लिए तो ये स्थिति पैदा हो गई है कि वो अगली जो सीरीज होनी है इंग्लैंड और आयरलैंड वाली, उसमें भी वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो अब इसका मतलब ये हुआ, अगर उनको कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी गई है, उनकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजवान क्या सीधे वर्ल्ड कप में आप उनको उतारोगे बिना मैच प्रैक्टिस के, बिना तैयारी के, बिना मेरे ख्याल तो ये बहुत मुनासिब नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। हो सकता है कि यहाँ रिजवान के ना होने से जो है पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हो, और बेहतरी यही है कि कुछ खिलाड़ियों को एक तो अवसर मिलेंगे, मौके मिलेंगे, और दूसरा रिजवान और बाबर आजम दोनों को एक साथ खिलाना T20 क्रिकेट में, तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं समझता कि दोनों में से एक जना खेले, दूसरा जना बाहर ही बैठे तो अच्छा है, क्योंकि दोनों ही एक ही माइंडसेट से खेलते हैं, धीमा खेलते हैं। T20 क्रिकेट में मेरिट के हिसाब से गेंद का चयन करना बहुत खतरनाक हो सकता है, आत्मघाती हो सकता है। अब बाबर आजम को देखिए पिछले मैच में, जिस तरह आधे ओवरों के बाद भी वो गेंद को उसकी मेरिट के हिसाब से तोलते हुए नजर आए थे, ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। ये T20 क्रिकेट है, यहाँ आपको हर बॉल पर कोई ना कोई स्ट्रोक खेलने का जो है तरीका इजाद करना होगा, तभी आपकी रन गति तेजी से आगे बढ़ेगी। और यही परेशानी का सबब बनी थी पिछले मैच में भी बाबर आजम के लिए। तो अब यहाँ पर बाबर के साथ जो है सैम अयूब ही पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा उन्होंने संकेत भी दिया था इस बात का, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने एक दिन पहले की है। और सैम अयूब जो है, मैं चाहूंगा कि उनसे 1 या 2 ओवर की गेंदबाजी जरूर कराई जाए, क्योंकि PSL में उन्होंने ठीक ठाक अपनी स्पिन गेंदबाजी से प्रभावित किया था। और उसके बाद जो है नंबर 3 पर मैं उस्मान को देख रहा हूं, क्योंकि UAE से आया हुआ ये खिलाड़ी जो है नंबर 3 पर, इनका एवरेज भी अच्छा रहा है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा है, लेकिन नंबर 4 पर इस खिलाड़ी ने निराश किया है। तो बेहतर होगा कि नंबर 4 पर आप फकर जमान को खिलाएं। बहुत तजुर्बा है फकर जमान के साथ, वो बात अलग है कि इनका PSL इनका भी अच्छा नहीं गया, लेकिन ये बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और बहुत जल्दी इनको रिदम में आते हुए देर नहीं लगती। तो मैं समझता हूं कि ये खिलाड़ी थोड़ा सा कंसिस्टेंट अगर हो जाए तो फिर ये पाकिस्तान की बल्ले बल्ले कर सकता है। इफ्तिखार होंगे उसके बाद नंबर 5 पर, और उसके बाद शादाब और इमाद वसीम को मैं देख रहा हूं कि अभी तक कोई मैच खेले नहीं है वापसी के बाद। इन्हें टीम में शामिल किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हैं। पावर प्ले में जल्दी से जल्दी ये विकेट निकाल ले तो अच्छा होगा। अगर ये इनको विकेट नहीं मिलता शुरू में, तो थोड़ा दबाव इन पर भी होता है, पाकिस्तान टीम पर भी होता है, और आमतौर पर ये पहले ही ओवर में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी यहाँ जल्दी से जल्दी अपने पहले स्पेल में विकेट जरूर लें। नहीं लेंगे तो
दबाव आ जाता है पाकिस्तान टीम पर भी। और शाहिन अफरीदी के बाद जो है मोहम्मद आमिर को इस बार खिलाया जा सकता है। एक ही मैच अभी तक खेले हैं, ठीक ठाक गेंदबाजी की है उन्होंने। और उसके बाद अब्बास अफरीदी हैं तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर। नसीम शाह को मेरे ख्याल से अब परखने की जरूरत नहीं, ये तो आपका एसेट है ही है बहुत बड़ा। कई बार तो मुझे सच कहें तो टी20 क्रिकेट में ये शाहिन अफरीदी से भी बेहतर बॉलर लगता है। और इसको आप रेस्ट दीजिए और इसको तैयार कीजिए, मानसिक तौर पर तैयार कीजिए। और वर्कलोड मैनेजमेंट यही कहता है कि उनको रेस्ट दिया जाना चाहिए। और अब्बास अफरीदी के बाद जो है अबरार अहमद, जी हाँ, मैं उसामा मीर के साथ नहीं जाऊंगा, अबरार के साथ ही जाऊंगा। अबरार एक क्वालिटी बॉलर है। अगर आपके पास शादाब है, आपके पास इमाद वसीम है, तो फिर मेरे ख्याल से तीसरे अगर स्पिनर की जरूरत पड़ती है तो अबरार एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि अबरार की गेंदें वाकई टर्न भी करती हैं, खतरनाक भी होती हैं, माइंडसेट को भी अच्छा पढ़ते हैं बल्लेबाज के। लेकिन ओसामा मीर के साथ थोड़ा उल्टा है, वो या तो बीच में फुल टॉस कर देते हैं, बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं है जो टीम के लिए थोड़ी सी परेशानी पैदा कर सकती है। फील्डिंग पर भैया ध्यान दीजिए, फील्डिंग की वजह से पिछला मैच आप हारे थे पाकिस्तान की टीम, क्योंकि शादाब की गेंद पर जो नसीम से कैच छूटा था चैपमैन का, और वो बहुत महंगा साबित हुआ था। तो और 15वां 16वां ओवर जो पारी का था वो याद कीजिए, जो शाहिन अफरीदी ने और नसीम ने जो किया था, उसमें काफी स्ट्रोक के लिए जगह दी थी उनके बल्लेबाजों को, जिस पर एक ओवर में 17 रन बने, दूसरे ओवर में 22 रन बने। वो टीम के लिए बहुत ही परेशानी का सबब बना था। तो मार्क चैपमैन को आउट करने के लिए भैया थोड़ी सी आउटस्विंग बॉल पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी तीसरे और चौथे स्टंप की गेंद जो बिल्कुल बाहर की तरफ कट कर जाती है या इन कटर होती हैं, वो थोड़ा सा उन पर अंकुश लगा सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो देखो जी, इंटरनेशनल क्रिकेट है और कुछ भी हो सकता है इस मुकाबलों में। तो फिलहाल इस मुकाबले के लिए आपकी क्या राय है? मेरी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, मेरे इस तबसरे से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और अपना ख्याल भी रखें। नमस्कार।